वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे डेली प्रैक्टिस पेपर को, उसी को यहाँ पर हम कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि याद रखिएगा, आपको ना अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अब ये ज़रूरत नहीं है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बस आपको जितना हो सकता है मॉडल पेपर को सोल्व करना है, देखना है अपन की कहाँ पर कमी है। जहाँ पर आपको कमी दिख रही है कि अब हमें यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट पर किस टॉपिक पर हमें कमी दिखाई दे रही है, उसी को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो उसको आप बेहतर तक पढ़ो, लेकिन याद रखिएगा कम पढ़ो। और उस चीज़ को आप ज़्यादा पढ़ो जिस चीज़ में आप कमज़ोर हो, आपको नंबर नहीं मिल रहे हैं, उस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम कवर करेंगे सिमिट है। अब याद रखिए सिमिट है नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है सिमिट कहाँ पर स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कर रहा कि ये आप बताइए फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। ऐसे करने में आपको टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट हो और आपको क्वेश्चन भी याद नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी साथ साथ याद होता रहे और कम से कम टाइम में। हमारा यही टारगेट है, शुरू से हम यही टारगेट को कवर कर रहे हैं और आज भी और एग्ज़ाम तक हम यही टारगेट रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर्स भी यहाँ पर सोल्व करवा दिए जाएंगे, ताकि कंप्लीट, जिसमें याद रखिए आपका हिंदी का भी ले लेंगे और राजस्थान जीके का भी ले लेंगे। अभी तो केवल हम फिलहाल एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इसके बाद में आपके मॉडल पेपर रखेंगे। उसके बाद में याद रखिएगा जितने भी आपके मॉडल पेपर है वो आपको इवनिंग क्लास में ही रखेंगे। इवनिंग क्लास का टाइम आपको पता है, याद रखिएगा 9 बजे आपकी लगती है। तो सभी को याद रखिएगा 9 बजे या तो अलार्म सेट कर लेना है, कैसे भी कर लेना है, बस आपको 9 बजे प्रेजेंट हो जाना है, क्योंकि आपके अब मॉडल पेपर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रतिदिन एक मॉडल पेपर को हम सोल्व करेंगे। आप चाहोगे तो राजस्थान और हिंदी का भी उसमें रहेगा, और आप नहीं चाहोगे तो केवल हम एग्रीकल्चर को रखेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि मॉडल पेपर कब से स्टार्ट किए जाए, क्या राजस्थान जीके और हिंदी भी मॉडल पेपर में रखी जाए, या फिर मॉडल पेपर का केवल आप एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन का ही देना चाहते हो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आपको भी यहाँ से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, इसमें आपका ही बेनिफिट है। मॉडल पेपर जितना आप सोल्व करोगे उतना ही आप निखरोगे, जितना ही आपके याद रखिए सक्सेस होने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, तो बता सकते हो, कमेंट ज़रूर कर देना जितने भी यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर है, जितने भी स्टूडेंट है। ठीक है, तो सभी बता देना अपनी राय, आपकी राय क्या है। मेरी राय तो है कि मैं मॉडल पेपर सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपकी राय क्या है ये ज़रूर बता दें। सॉरी, कुछ काम था तो जाना पड़ा। अब चलते हैं हमारे पेपर की ओर। ठीक है, सिमिट है, मैक्सिको है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ से अब एक टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है कि जो सिमिट है, याद रखिएगा ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कौन कौन सी फसल पर वर्क करता है। तो याद रखिए आपने अगर पढ़ा होगा इसकी फुल फॉर्म भी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि याद रखिएगा जो सिमिट है, याद रखिएगा ये होता है मुख्यतः मेज और वीट का। किसका होता है? मेज और वीट का होता है। इसलिए याद रखिए अगर आपको कोई क्रॉप पूछ ले स्पेशल तौर पर, तो आप ये याद रखिएगा मेज और वीट पर ये रिसर्च करता है, प्रैक्टिकल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, हरित क्रांति किस योजना की देन है। आप सभी ने ये तो पढ़ा है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? 1966 से 67 के मध्य की गई थी। इसमें भी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था, या फिर सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी फसल है जिस पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हुआ था, तो वो फसलें थी, याद रखिएगा धान और गेहूँ। धान और गेहूँ, याद रखिए हरित क्रांति कब शुरुआत हुई थी? 1966 से 1967। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किन फसलों पर पड़ा था, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि किन फसलों में हुई थी? तो धान और गेहूं में हुई थी। इसके साथ साथ याद रखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन आप लेके चले कि धान का अपरंपरागत, मतलब नॉन ट्रेडिशनल जो एरिया है, अपरंपरागत जो क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? तो धान का याद रखिए पंजाब और हरियाणा, जो पंजाब साइड और हरियाणा साइड है, यहाँ पर याद रखिए अपरंपरागत तौर पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। किसका? धान का। इसके साथ एक और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि गेहूँ, खाद्यान्न से संबंधित एक क्वेश्चन आपका बनता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल या फिर खाद्यान्न फसल है, सबसे ज़्यादा किसको लिया जाता है? तो विश्व में बात करेंगे तो गेहूँ आएगा, विश्व में बात करेंगे तो गेहूँ आएगा। लेकिन भारत में अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा धान आएगा। क्या आएगा? धान आएगा, क्योंकि धान का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा लिया जाता है वो वेस्ट बंगाल में लिया जाता है, पश्चिम बंगाल में लिया जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा आता है भारत के लिए तो धान आएगा, और विश्व में अगर आपको पूछा आता है तो गेहूँ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। वैसे हमारा
बात कर रहे थे हम हरित क्रांति के बारे में। तीनों क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करूँगा क्योंकि यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 1967। किन तो किन फसलों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? धान और गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, ये किस योजना की देन है? HYVP, मतलब हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे मान सकते हो, छोड़िए आप इसको, बस HYVP आप याद रखें। मुख्य तौर पर याद रखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा आता है वो याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन तो ये बनते हैं, कब शुरुआत हुई थी, किन फसलों पर प्रभाव पड़ा था, और इसके साथ साथ आपको पूछा आता है एक याद रखिए, विश्व में इसका जनक कौन है, और एक भारत में इसका जनक कौन है। तो विश्व में जनक है याद रखिए इसका NE बोरलोग, और भारत में होता है MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा आपको विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन होता है, तो आप बताओगे कि याद रखिए विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर NE बोरलोग होते हैं। और भारत में अगर बात करेंगे हरित क्रांति के जनक के बारे में, तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन में एक साथ कवर करूँगा, तो याद रखिएगा 16 मतलब सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे सबसे पहले 16 जुलाई की, उसके बाद में आती है सितंबर, उसके बाद में आती है अक्टूबर। ठीक है, तीनों को एक साथ याद रखना है। कैसे याद रखोगे? जुलाई, अगस्त को जोड़ देना है, सितंबर, अक्टूबर। वैसे तो आपको डायरेक्ट डेट से याद रहेगा। 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ICR दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ICR दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। ओजोन परत तो जानते हो ना, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वही होती है ओजोन परत। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ, याद रखिए 16 अक्टूबर, तो भाई 16 अक्टूबर है यहाँ पर। ठीक है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए कि 16 जुलाई को ICR दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। किसान दिवस है, एग्रीकल्चर का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो 23 है, इससे पहले क्या आती है? 22 आती है। तो 22 दिसंबर को याद रखिएगा सबसे छोटा दिन होता है। बाई चांस एक नॉर्मल तरीके से याद रखिएगा कि 23 दिसंबर को तो किसान दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। मतलब रात लंबी होती है और छोटा दिन होता है। याद रखेंगे, एक से क्वेश्चन याद रखें, दूसरा क्वेश्चन याद रखने की कोशिश करना। ऐसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अगर कवर होते हैं ना, तो वही आपके आगे भी इन फ्यूचर आपके काम आता है, जो कि एग्ज़ाम में भी काफ़ी बेनिफिट आपको देता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप एक तरीके से याद किया करो। कैसे करोगे? एक क्वेश्चन है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन रहा है, आपके माइंड में कौन कौन सा क्वेश्चन उनको देख के आ रहा है, उनको एक जगह आप लिख ले, एक जगह उनको नोट डाउन कर ले। इससे आपके याद रखिए प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी और क्वेश्चंस भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि एस नागार्जुन से संबंधित या फिर एस नागार्जुन ने किस पर कार्य किया था। तो याद रखिए एस नागार्जुन है, ये कौन थे? सुपर व्हीट, सुपर जो गेहूं है, इस पर रिसर्च किसने किया था? वो एस नागार्जुन ही तो था, जिसने सुपर व्हीट को जनरेट किया था। मतलब सुपर व्हीट की जो परिकल्पना दी थी, जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? एस नागार्जुन के द्वारा ही तो दिया गया था। कुछ याद आया? सुपर व्हीट की जो परिकल्पना थी, जो कॉन्सेप्ट था, ये एस नागार्जुन के द्वारा ही दिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, पीली क्रांति किससे संबंधित है? नॉर्मल क्वेश्चन है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे जब भी आपने एग्रीकल्चर ली है। तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ओके, दलहन से संबंधित एक क्वेश्चन में मोस्ट पॉपुलर है कि IIPR कहाँ पर स्थित है। आई को छूट जाना, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पी, तो पी का मतलब यहाँ पर होता है दलहन, पल्सेज मतलब दलहन। तो याद रखिएगा, जो दलहन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ये होता है कानपुर उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है और कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है।
ठीक है। दलहन आते ही आपको याद रखना है कि याद रखिए IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो दलहन का उत्पादन होता है, दालों का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो याद रखिएगा कहाँ पर लिया जाता है, MP में लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है चना कहाँ पर होता है, तो चना भी याद रखिएगा सर जी मध्य प्रदेश में ही होता है। तीनों क्वेश्चन याद रहेंगे। दलहन से संबंधित आपको याद रखना है IIPR जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी से आपको याद रखना है कि दलहन है मतलब दालें है, दालों का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि चने का प्रोडक्शन हाईएस्ट होता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही होता है। और मध्य प्रदेश को याद रखिएगा सोया प्रदेश भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है, उत्पादन लिया जाता है, इसलिए याद रखें मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आपको एक स्पेशल ज़िला पूछ ले कि याद रखिए मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला जहाँ पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो इंदौर में होता है। मध्य प्रदेश याद रखिए मध्य प्रदेश का जो इंदौर ज़िला है वहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, इसलिए याद रखिए इंदौर को सोयाबीन का ज़िला भी बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में याद रखिएगा सोयाबीन का जो ज़िला है वो कौन सा है, चलिए आप बता दीजिए कि राजस्थान में है सोया ज़िला किसे बोला जाता है, राजस्थान में सोया ज़िला किसे बोला जाता है, बता सकते हो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज याद करके ही जाना कि राजस्थान में सोया ज़िला किसे बोला जाता है। राजस्थान में सोया ज़िला किसे बोला जाता है, कोटा को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कोटा को बोला जाता है। आप भी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं आता था आपको अब आया है तो आप किसी फ्रेंड से पूछ कर देखना, उसे भी पता चल जाएगा कि उसे पता भी है या नहीं है। ठीक है, इससे आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको याद रखिए डिस्कस करने से ज़्यादा याद होते हैं, तो हमेशा याद रखिए। अगर आप मान लीजिए एक दो बंदे हो, दोनों ही एग्रीकल्चर से संबंधित हो, तो आप आपस में डिस्कस करें। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है उसी टॉपिक को आप ले लीजिए, उस बंदे को क्या हार्ड लग रहा है उस टॉपिक को ले लीजिए और आपस में उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस कीजिए। ठीक है, कुछ बीच में बता रहा हूँ, इनको फॉलो कर लेना। ज़िंदगी में अपने मायने हैं इन रूलों के। यहाँ पर जो भी रूल आपको बताए जा रहे हैं कुछ हमने सीखा होगा ज़िंदगी से, तभी आपको बता रहे हैं। अब इनको अपनाना है या नहीं अपनाना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस बता दे सकते हैं हम तरीका, याद आपको ही करना है, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। हम आपको पढ़ा सकते हैं, आपको याद करने का तरीका आपको बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी याद करा सकते हैं। लेकिन पढ़ेंगे आप जब तक नहीं जब तक आपको याद होगा नहीं। खुद को भी एक बार तो पढ़ना ही होगा भाई, जब याद होगा, वैसे नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पीली क्रांति इसका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ फसल चक्र का उदाहरण है। श्रेष्ठ मतलब एक अच्छा फसल चक्र कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपने ये तो देख लिया कि मूंगफली और गेहूँ अच्छा है, मतलब यहाँ पर राइट है। लेकिन क्यों है, इसका रीज़न आपने जाना। तो इसका रीज़न होता है, याद रखिएगा कि चलिए हम अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि मक्का और गेहूँ, क्या यहाँ पर मक्का का फैमिली कौन सी होती है, ग्रेमनी होती है। गेहूँ की कौन सी होती है, ग्रेमनी होती है। गेहूँ की कौन सी होती है फैमिली, ग्रेमनी होती है। ज्वार की कौन सी होती है, ज्वार भी याद रखिए ग्रेमनी की ही होती है। गेहूँ किसका होता है, ग्रेमनी का ही होता है। धान किसका होता है, ग्रेमनी का ही होता है। तो क्या ये बताइए आप कि जब आपने फसल चक्र टॉपिक पढ़ा था क्रॉप रोटेशन का, तो क्या फसल चक्र में वो फसल लोगे जो दोनों ही फैमिली सेम हो। पढ़ा आपने ये रूल, नहीं पढ़ा। आपने ये पढ़ा होगा, याद रखिए 12th में या कोई सी भी आपने बुक पढ़ी है उसमें ये ज़रूर पढ़ा होगा कि फसल चक्र में हमेशा याद रखें एक दलहन फसल तो होनी ही चाहिए, वो कोई सा भी हो, 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो। लेकिन याद रखिए जब तक अगर उसमें याद रखें एक दलहन फसल नहीं है, एक लेगुमिनेसी फसल नहीं है, तो वो फसल चक्र उपयुक्त नहीं है, उसे हम अपना नहीं सकते। मिश्रित खेती कर सकते हैं, याद रखिएगा एक मिश्रित खेती होती है, एक फसल चक्र होता है। फसल चक्र में याद रखिएगा जब तक लेगुमिनेसी फसल नहीं है, दलहन फसल नहीं है, जब तक उसे हम अपना नहीं सकते, वो एक अच्छा फसल चक्र नहीं कहलाएगा। लेकिन मिश्रित खेती हम कर सकते हैं, 2 सेम फैमिली की भी कर सकते हैं और 2 अदर फैमिलीज़ की भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपके बहुत सारे क्लियर हो रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको क्लास लेनी है, मैं आपको ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा, 10 से 20 मिनट की क्लास हमारी रहती है। बस ये 10 से 20 मिनट आपको रेगुलर देख लेना है, एक अच्छे माइंड को कंसंट्रेट करके। ठीक है, इस 10 से 20 मिनट में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, 50 से ज़्यादा ही होंगे। 10 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिए बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप ये ना देखें कि 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखिए कि 10 क्वेश्चन के साथ हमने क्या सीखा है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। तो पता चल चुका है ना कि मूंगफली और गेहूँ यहाँ पर क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए जो मूंगफली है ये लेग्यूमिनेसी है और ये ग्रेमनी की है, मतलब ये एक अच्छा फसल चक्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि फसल चक्र की जो शुरुआत है ये किससे होती है। तो याद रखिएगा हमने ये जान लिया कि इसके मुख्यतः याद रखिएगा कुछ रूल है, एक बार आपको बता देता हूँ कि याद रखिएगा सेम फैमिली की हम नहीं ले सकते। मतलब एक फसल अगर आपने पहले ग्रेमनी की ले ली है तो आपको फिर क्या ले लिए हैं, लेग्यूमिनेसी। अगर आपने पहले लेग्यूमिनेसी लिया है तो फिर आप ग्रेमनी ले लीजिए, सोलेनेसी ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, बस सेम फैमिली नहीं होनी चाहिए। पहला रूल है सेम फैमिली नहीं होनी चाहिए, मतलब आप एक के बाद में दूसरे ले रहे हो तो सेम फैमिली नहीं होनी चाहिए। दलहन आप ले सकते हो, ठीक है, एक के बाद में आप दलहन ले लीजिए, दलहन के बाद में आप मान लीजिए सोलेनेसी ले रहे हो, फिर आप दलहन ले लीजिए, फिर आप ग्रेमनी ले लीजिए, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा फसल चक्र है कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई फसल है कि जिसकी जड़ें क्या है, गहरी है, तो गहरी जड़ों के बाद में आपको उथली जड़ी वाली फसल को लेना है। मतलब याद रखिए एक ऐसी फसल है जिसकी गहराई क्या जा रही है, जड़ों की 5 मीटर जा रही है, तो दूसरी फसल आपको क्या लेनी है जिसकी 1 या 2 मीटर जिसकी गहराई हो, मतलब गहरी जड़ों के बाद में उथली जड़ वाली फसल आपको लेनी है। तीसरा रूल ये कहता है कि याद रखिए जो फसल चक्र है इसकी शुरुआत याद रखिए खरीफ फसल से ही होनी चाहिए, खरीफ फसल से ही होनी चाहिए। आप रबी से शुरुआत नहीं कर सकते, आपको खरीफ फसल से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, चौथा रूल क्या कहता है कि ऐसी आप फसल को ले लीजिए पहले जिसकी जलमांग कम है या फिर अधिक है। अगर आपने पहले अधिक ली है, अधिक जलमांग वाली, तो उसके बाद में आप जिसकी कम जलमांग है उसको आप लीजिए। अगर आपने पहले कम वाली ली है तो उसके बाद में जिसकी जलमांग ज़्यादा है उस फसल को आप लीजिए। ठीक है, इसके बाद का रूल कहता है कि अगर मान लीजिए इस बार आपने जो फसल ली है वो अधिक पोषक तत्व वाली है, मतलब उसे अधिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता थी, तो आप इसके बाद में वो फसल लीजिए जिसे कम न्यूट्रिएंट की आवश्यकता हो। मतलब पहले ज़्यादा है तो फिर कम, अगर पहले जड़ गहरी जा रही है तो उसके बाद में आपको कम उथली जड़ वाली फसल लेनी है। अगर आपने पहले खरीफ फसल ली है तो उसके बाद में आप रबी को ही लेना है, मतलब खरीफ को पहले रखना है। ठीक है, रबी और खरीफ में सबसे पहले खरीफ को रखना है। और याद रखिए फसल चक्र में दलहन फसल का होना आवश्यक है। कुछ रूल थे आपको बता दिए हैं, यही क्वेश्चन है जो कि आपको कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मक्का, आलू, प्याज की 1 वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या होती है। इसने याद रखिए वर्षता आपको दे रखी है, कॉमन सी बात है। ठीक है, उसने 1 वर्ष फसल चक्र मतलब 1 साल उसने दे रखी है कि ये जितनी भी हम फसल ले रहे हैं ना वो 1 साल में ले रहे हैं। बस आपको काउंट ही तो करना है कि मक्का, आलू और प्याज 3 फसल ली है इसने, कितनी सालों में, कितनी सालों तो उसी ने दे रखा है भाई। 3 फसल ले रहे हैं, 1 साल में ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्या आया आपका राइट आंसर, बिल्कुल हमारा 300 आ गया। तो कॉमन सी बात थी यार, अच्छे से कर लीजिए। वैसे रूल याद रखिएगा, फसल चक्र जो सघनता हम ज्ञात करते हैं इसका सूत्र क्या होता है कि जितनी भी आपके पास फसल है, मतलब फसलों की संख्या बटे फसलों की वर्ष, मतलब वो फसलें हैं वो कितनी सालों में उगाई गई है, मतलब 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या फिर 4 साल में। इसके बाद में कर दीजिए मल्टीप्लाई 100 से, बस आपका ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फसल की संख्या बटे फसलों की वर्ष मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ याद रखिए एक पोरोसिटी है, फसल सरंध्रता जिसे हम बोलते हैं सरंध्रता। ठीक है, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा क्या होता है, 100 माइनस BD बटा PD मल्टीप्लाई 100। याद रखना ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोबारा से बता रहा हूँ, 100 माइनस BD बटा PD मल्टीप्लाई 100। BD का मतलब है बुल्क डेंसिटी, PD का मतलब है पार्टिकल डेंसिटी।
100 माइनस बुल्क डेंसिटी बटे पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई 100 करोगे तब आपको क्या प्राप्त होगा, सैद्रता मतलब पोरोसिटी आपको प्राप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि रिले फसल की चक्र सघनता क्या होती है। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी याद रखिएगा, एक माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने वाला क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर ना तो फसल दी है ना ही उसने वर्ष दी है, उसने डायरेक्ट ये पूछ लिया कि रिले फसल की चक्र सघनता कितनी होती है, बताइए। अगर आपको याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि रिले फसल किसे कहते हैं। डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन आपको पता है रिले फसल किसे कहते हैं। रिले को याद रखें, हिंदी में बोलते हैं अविराम खेती। रिले को हिंदी में बोलते हैं अविराम खेती। तो इसका मतलब होता है, याद रखिएगा, कि एक साल में अगर हम 4 फसल ले रहे हैं ना, एक साल में अगर हम 4 फसल ले रहे हैं तो उसी को याद रखिए रिले फसल बोलाता है, अविराम खेती बोलाता है। दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, एक डेफिनेशन हो गई है कि एक साल में अगर हम 4 फसलें ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रिले फसल। दूसरी डेफिनेशन है कि एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को बो देना क्या कहलाता है, रिले फसल कहलाता है। दोनों डेफिनेशन याद रखना, एक साल में 4 फसलें लेना रिले फसल कहलाता है, या फिर एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना भी रिले फसल ही कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर होता है कि एक साल में 4 फसलें लेना क्या कहलाता है, रिले फसल कहलाता है। तो हमारा सूत्र क्या था कि फसलों की संख्या बटा वर्ष मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। तो इसमें बता तो रखा है कि एक साल में हम 4 फसलें ले रहे हैं, तो 4 फसलें बटा कितनी साल है, एक साल में ले रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है ये आ चुका है, कितनी है, फसल चक्र सघनता 400 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी याद रखिए, इसी से संबंधित है, थोड़ा सा माइंड लगाना है कि मोनोक्रॉपिंग किसे कहते हैं। डेफिनेशन पता है, मोनोक्रॉपिंग एक साल में केवल एक ही फसल को लेना ही मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो कॉमन क्वेश्चन है यार, आसानी से बता दीजिए फसल चक्र सघनता कितनी होती है। तो एक साल है, एक फसल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्या है आपका 100, क्या है आपका राइट आंसर 100%। ठीक है, तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन हैं, सारे डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे। और जितने भी क्वेश्चन थे ना, जितने भी ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बन सकते थे, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था, वो सारे आपको यहाँ पर समझा दिए गए हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि दूसरे यहाँ पर स्टूडेंट देख के आए ना, मतलब जब भी इस क्लास को ले तो उनको ये पता चल जाए कि लाइक ज़्यादा है या फिर डिसलाइक। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जो कि लाइक और डिसलाइक के बतौर ही वीडियो को देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें कंटेंट क्या है, बल्कि ये देखते हैं कि उस पर सब्सक्राइबर कितने हैं, इस पर लाइक व्यू कितने हैं, वो देखते हैं। तो ऐसे बच्चे हैं, उनको बस आप लाइक कर दिया करो। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, बार बार तो मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, बस आपको ये समझना है, अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दिया करो, अगर नहीं अच्छी लगती तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके सामने है, कुछ भी आपको करना है। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास का बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर जी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो उनके लिए याद रखिएगा, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास के बेल आइकन को दबा दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।